नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कीमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले स्कीमी यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले जो कि आपका AC3 पेपर आपका हिंदी है, तो इसके हम लोग जो MCQ क्वेश्चन करने वाले यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले, और जो आपका यूनिट 2 रहने वाला है। और इसके पहले मैंने जो एक वीडियो प्रीवियस क्वेश्चन का बनाया है, इसके बाद मैंने जो यूनिट 1 के जो 2 पार्ट वीडियो बनाए थे, यूनिट 1 का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बनाया था। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं, या फिर आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहां से जाके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है, निबंध शब्द का सामान्य अर्थ क्या है, यानी कि निबंध जो शब्द है इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है इसका। तो विचारों को क्रमबद्ध रूप में लिखना, यानी कि विचारों को क्रमबद्ध तरीके से लिखना निबंध आपका है। कहानी लिखना, कविता लिखना या फिर संवाद लिखना। तो निबंध आपका क्या है, तो विचारों को जो है अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप में लिखना, ये आपका निबंध का सामान्य अर्थ है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विचारों को क्रमबद्ध रूप में लिखना। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निबंध की सही परिभाषा कौन सी है, यानी कि निबंध की डेफिनेशन कौन सी है। घटनाओं का वर्णन, किसी विषय पर क्रमबद्ध एवं सुसंगठित विचारों के अभिव्यक्ति, केवल कल्पना का वर्णन, केवल समाचार लेखन। तो निबंध की सही परिभाषा क्या है, तो किसी भी विषय पर, किसी भी टॉपिक पर क्रमबद्ध तरीके से और जो सुसंगठित विचारों को अभिव्यक्ति करना यानी कि लिखना। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी विषय पर क्रमबद्ध एवं सुसंगठित विचारों का अभिव्यक्ति करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निबंध लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है निबंध लेखन का, मनोरंजन करना, केवल सूचना देना, विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना, समाचार प्रकाशित करना। तो निबंध का जो मुख्य उद्देश्य है क्या, तो विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निबंध की प्रमुख विशेषता कौन सी है। तो निबंध की आपकी प्रमुख विशेषता कौन सी है बताना है। असंगठित विचार, तो ये आपका असंगठित नहीं होते, ये सुसंगठित विचार होते हैं। कठिन भाषा, तो इसमें जो भाषा सरल होती है। केवल संवाद, सिर्फ जो संवाद है, या फिर क्रमबद्ध एवं सुसंगठित प्रस्तुति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये विशेषता आपका ऑप्शन नंबर डी, क्रमबद्ध एवं सुसंगठित प्रस्तुति। तो आपका निबंध की जो प्रमुख विशेषता क्या है, तो ये जो है क्रमबद्ध और सुसंगठित प्रस्तुति होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निबंध का कौन सा प्रकार माना जाता है। इनमें से कौन सा जो निबंध का प्रकार है। वर्णनात्मक निबंध, शब्दकोश, प्रश्न पत्र, विज्ञापन। तो आपका जो वर्णनात्मक निबंध है, ये जो आपका प्रकार है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्णनात्मक निबंध। तो वर्णनात्मक निबंध जो निबंध का एक जो प्रमुख प्रकार है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निबंध के प्रमुख तत्वों में कौन सम्मिलित है, यानी कि निबंधों के जो प्रमुख तत्व है, जो भी इसके एलिमेंट, तो इनमें कौन कौन से शामिल है, कौन चीजें सम्मिलित है। केवल चित्र, यानी कि केवल चित्र इसमें शामिल है। विचारों का क्रमबद्ध विकास, केवल संवाद, केवल शीर्षक। तो निबंधों के जो प्रमुख तत्व है, तो इसमें जो विचारों का क्रमबद्ध विकास जो शामिल है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विचारों का क्रमबद्ध विकास जो ये आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए। निबंध जो आप लिखते हैं तो इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। अत्यंत कठिन होनी चाहिए, यानी कि बहुत ही कठिन, बहुत ही हार्ड होना चाहिए। केवल अलंकार युक्त होना चाहिए, केवल जो अलंकार युक्त होना चाहिए। सरल, स्पष्ट एवं शुद्ध होना चाहिए, यानी कि सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। केवल संस्कृत निष्ठ होना चाहिए। तो निबंध की जो भाषा होनी चाहिए वो सरल, स्पष्ट एवं शुद्ध होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरल, स्पष्ट एवं शुद्ध। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निबंध की रूपरेखा का प्रथम भाग कौन सा है। यानी कि निबंध की रूपरेखा का पहला भाग यानी कि प्रथम भाग कौन सा है। उपसंहार, मुख्य भाग, निष्कर्ष या फिर भूमिका। तो सबसे आपका क्या हो जाएगा, तो भूमिका आपका पहला भाग है, निबंध का प्रथम भाग है, यानी कि भूमिका, इंट्रोडक्शन, परिचय। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमिका। ये जो है निबंध की रूपरेखा का प्रथम भाग है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अच्छे निबंध का एक प्रमुख गुण क्या है। यानी कि एक अच्छे निबंध का एक प्रमुख विशेषता क्या है, गुण क्या है, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया है। विषय से भटकना, यानी कि किसी भी टॉपिक से भटकना। तथ्यहीन होना, केवल बड़े वाक्य होना, विषयानुकूलता होना। तो ये जो आपका अच्छे निबंध का जो प्रमुख गुण क्या है, तो विषयानुकूलता होना, यानी कि जिस विषय में, जिस टॉपिक में बात किया जा रहा है, तो उसी के बारे में आप उस निबंध में वर्णन करेंगे, विशेष तक के उसमें लिखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषयानुकूलता। ये आपका जो एक प्रमुख गुण है निबंध का, एक अच्छे निबंध का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निबंध लेखन में किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब आप निबंध लिखेंगे तो इसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अशुद्ध भाषा का, विचारों का जो तार्किक क्रम, अनावश्यक विस्तार या फिर असंबंधित उदाहरण। तो निबंध लेखन में जो किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो विचारों का तार्किक क्रम, ऑर्डर आपको यानी कि सीक्वेंस में अच्छे से सभी चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से लिखना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विचारों का, यानी कि जो भी आपके विचार है इनको तार्किक क्रम में लिखेंगे, लॉजिकल क्रम में, लॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निबंध लेखन में किस बात से बचना चाहिए। निबंध लेखन में किस चीज़ को जो है छोड़ देना चाहिए या फिर उनसे बचना चाहिए। अस्पष्ट भाषा, क्रमबद्ध विचार, विषय से भटकना, उचित उदाहरण। तो इनमें विषय से भटकना, ये इन बातों से बचना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषय से भटकना। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
निबंध लिखते समय शीर्षक कैसा होना चाहिए? जब भी आप निबंध लिखेंगे तो उसका शीर्षक कैसा होना चाहिए, जो हेडिंग रहता है, टाइटल रहता है, वो किस तरह का होना चाहिए? अस्पष्ट होना चाहिए, विषयानुकूल एवं आकर्षक होना चाहिए, बहुत लंबा, असंबंधित होना चाहिए। तो ये आपका जो निबंध लिखते समय उसका जो शीर्षक होना चाहिए, टाइटल जो होना चाहिए वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, यानी कि आकर्षक होना चाहिए, और विषय के अनुसार होना चाहिए। जिस विषय में आप निबंध लिख रहे हैं तो उसके रिलेटेड होना चाहिए। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विषयानुकूल एवं आकर्षक। इस तरह का शीर्षक होना चाहिए निबंध लिखते समय। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है? भूमिका, मुख्य भाग, उपसंहार या फिर प्रस्तावना? तो भूमिका आपका जो पहला भाग होता है, सबसे पहले आ जाता है भूमिका, ये प्रथम भाग है, ठीक है। तो इसके बाद मुख्य भाग होता है प्रथम के बाद, यानी कि ये जो आता है भूमिका के बाद आता है, द्वितीय भी मान सकते हैं, और ये भूमिका के बाद आता है। उपसंहार जो आपका अंतिम भाग है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपसंहार, और प्रस्तावना भी आपका ये प्रथम भाग ही आ जाएगा, ये आपका नहीं होगा। तो इसमें अंतिम भाग पूछा गया था, तो उपसंहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निबंध और अनुच्छेद में मुख्य अंतर क्या है? जो निबंध और अनुच्छेद है, इनमें क्या मुख्य अंतर है, क्या मेन डिफरेंस है, इसके बारे में बताना है। दोनों बिल्कुल समान है, क्या दोनों बिल्कुल समान है? या फिर अनुबंध, अनुच्छेद जो है निबंध से बड़ा होता है, यानी कि अनुच्छेद जो होते हैं वो जो है निबंध से बड़े होते हैं? या फिर ऑप्शन सी आपका निबंध में केवल एक वाक्य होता है, निबंध में सिर्फ जो है एक वाक्य होता है, निबंध विस्तृत होता है जबकि अनुच्छेद जो है संक्षिप्त होते हैं, यानी कि निबंध जो होता है वो बड़ा होता है जबकि अनुच्छेद जो होते हैं निबंध की तुलना में संक्षिप्त होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निबंध जो विस्तृत होता है यानी कि बड़ा होता है इसके अनुच्छेद की तुलना में, और अनुच्छेद जो होता है ये निबंध से छोटा होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निबंध विस्तृत होता है जबकि अनुच्छेद जो है संक्षिप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निबंध में उपसंहार का मुख्य निर्देश उद्देश्य क्या है? यानी कि जो निबंध में उपसंहार लिखते हैं, यानी कि उपसंहार कब दिया जाता है? ये अंतिम भाग में दिया जाता है, जिसे हम लोग निष्कर्ष कहते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विषय का सार प्रस्तुत करना, यानी कि जो भी विषय है तो उसके बारे में सार प्रस्तुत करना, सारांश देना, नए विषय की शुरुआत करना, कोई किसी नए टॉपिक की शुरुआत करना, केवल उदाहरण देना, सिर्फ उदाहरण देना, या फिर प्रश्न पूछना, या फिर सवाल पूछना। तो निबंध में उपसंहार का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विषय का सार प्रस्तुत करना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आप कोई भी निबंध लिख रहे हैं, जैसे एक कोई भी टॉपिक है तो निबंध लिख रहे हैं, तो लास्ट में आप जो सार प्रस्तुत करेंगे, यानी कि इस निबंध में क्या चीज़ आप इससे समझे, निष्कर्ष के तौर पे आप लिखेंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये उपसंहार जो सार प्रस्तुत करता है पूरे विषय का, पूरे निबंध का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द का समान अर्थ क्या है? यानी कि पर्यावरण जो शब्द है तो इसका समान अर्थ क्या है? चारों ओर का प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश, केवल जंगल, केवल वायु, केवल जल। तो ये आपका परिवार शब्द का क्या अर्थ है? तो चारों ओर का प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पर्यावरण के मुख्य घटक कौन से? केवल जल, जैव एवं अजैव घटक, केवल वनस्पति, केवल जीव जंतु। तो जैव एवं अजैव घटक जो है पर्यावरण के मुख्य घटक है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है क्या है? यानी कि कौन सा जो प्रदूषण का प्रमुख कारण है पर्यावरण के लिए? तो वृक्षारोपण, वर्षा, औद्योगिक एवं प्रदूषणकारी गतिविधियां, प्राकृतिक वन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औद्योगिकरण एवं प्रदूषणकारी गतिविधियां। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है पर्यावरण प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण किसका एक प्रकार है? तो ध्वनि प्रदूषण जो आपका किस चीज़ का यानी कि एक प्रकार है, पर्यावरण प्रदूषण का प्रकार है? सामाजिक प्रदूषण, सांस्कृतिक प्रदूषण, या फिर आर्थिक प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण जो आपका पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रकार है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? अधिक पेड़ों की कटाई, यानी कि पर्यावरण को किस तरह आप सुरक्षित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं? तो कौन सा जो बेहतर उपाय है? प्लास्टिक का अधिक उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, या फिर यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध यूज, और ऑप्शन डी आपका वृक्षारोपण एवं प्रदूषण नियंत्रण। तो ये आपका उपाय, बेहतर उपाय ऑप्शन नंबर डी, वृक्षारोपण एवं प्रदूषण नियंत्रण। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नैतिकता का सामान्य अर्थ क्या है? यानी कि नैतिकता का क्या सामान्य अर्थ है? केवल कानून का पालन, सदाचार एवं उचित आचरण, केवल धार्मिक अनुसंधान, केवल शिक्षा प्राप्त करना। तो जो नैतिकता का सामान्य अर्थ क्या है? तो सदाचार एवं उचित आचरण। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सदाचार एवं उचित आचरण जो ये सामान्य अर्थ है नैतिकता का। नैतिकता का आधार किसे माना जाता है? नैतिकता का जो बेस आधार किसे माना जाता है? बेस किसे माना जाता है? धन को, शक्ति, नैतिक मूल्य, या फिर प्रसिद्धि को। तो नैतिकता का आधार जो माना जाता है नैतिक मूल्यों को माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नैतिक मूल्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक मूल्य, कौन सा जो एक नैतिक मूल्य है? ईमानदारी, स्वार्थ, छल, या फिर लालच। तो आपका ईमानदारी जो एक नैतिक मूल्य है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईमानदारी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अनुशासन का संबंध किससे है? यानी कि अनुशासन जो इसका संबंध किससे है? नियमों का पालन, नियमों की अवहेलना, केवल दंड, केवल प्रतियोगिता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियमों का पालन। तो अनुशासन का संबंध किससे है? तो नियमों का पालन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा में अंक प्राप्त करना, केवल रोजगार प्राप्त करना, चरित्र निर्माण एवं उत्तम नागरिक बनाना, केवल मनोरंजन करना। तो नैतिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है चरित्र निर्माण एवं उत्तम नागरिक बनाना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चरित्र निर्माण एवं उत्तम नागरिक बनाना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नैतिक व्यक्ति का प्रमुख गुण क्या है? तो नैतिक जो व्यक्ति होते हैं इनका प्रमुख विशेषता क्या है, प्रमुख गुण क्या है? ईर्ष्या, छल कपट, सत्यनिष्ठा या फिर अहंकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सत्यनिष्ठा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, समाज में नैतिकता का मुख्य लाभ क्या है? अपराध में वृद्धि, सामाजिक सद्भाव एवं विश्वास, आपसी वैमनस्य या फिर अनुशासनहीनता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक सद्भाव एवं विकास। तो समाज में नैतिकता का मुख्य लाभ क्या है? तो सामाजिक सद्भाव एवं विश्वास। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नैतिकता का विकास सबसे पहले कहाँ से होता है? यानी कि नैतिकता का जो विकास होता है सबसे पहले शुरू में कहाँ से होता है? परिवार से, बाजार से, न्यायालय से या फिर कार्यालय से। तो सबसे पहले जो शुरुआत होगी परिवार से, यानी कि यहाँ से सबसे पहले विकास होता है नैतिकता का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनैतिक कार्य यानी कि नैतिक कार्य कौन सा नहीं है? अनैतिक कार्य तो दूसरों की सहायता करना, सत्य बोलना, नियमों का पालन करना या फिर रिश्वत लेना। तो ये आपका जो अनैतिक कार्य है रिश्वत लेना, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिश्वत लेना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आदर्श नागरिक बनने के लिए सबसे आवश्यक गुण कौन सा होना चाहिए? कौन सी गुण होना चाहिए आदर्श नागरिक बनने के लिए? केवल धन, केवल शक्ति, केवल प्रसिद्धि, नैतिक चरित्र। तो आपका चरित्र जो होना चाहिए नैतिक चरित्र होना चाहिए आदर्श नागरिक बनने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नैतिक चित्र, नैतिक चित्र नहीं चरित्र। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है विज्ञान का मुख्य उद्देश्य? अंधविश्वास फैलाना, ज्ञान एवं खोज द्वारा मानव जीवन को बेहतर बनाना, केवल मनोरंजन करना, केवल इतिहास पढ़ना। तो विज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है ज्ञान एवं खोज द्वारा मानव जीवन को बेहतर बनाना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विज्ञान का आधार किस पर है? यानी कि विज्ञान का जो बेस है किस पर है? कल्पना पर है, अंधविश्वास, अनुमान, अवलोकन एवं प्रयोग। तो विज्ञान का आधार जो है अवलोकन एवं प्रयोग है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आधुनिक संचार का प्रमुख साधन किसकी देन है? यानी कि आधुनिक संचार जो है ये जो साधन है किसकी प्रमुख, ये साधन जो है किसकी देन है? विज्ञान की, साहित्य की, राजनीति या संगीत की। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर है यानी कि विज्ञान की। तो आधुनिक जो संचार है आपका मॉडर्न कम्युनिकेशन है, ये जो किस चीज़ की देन है, किसके कार्य ने दी गई है? तो ये विज्ञान के द्वारा दी गई है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान का लाभ है? तो कौन सा जो एक विज्ञान का लाभ है? रोगों का उपचार करना, यानी कि बीमारी का उपचार करना, बीमारी का इलाज करना। और ऑप्शन बी आपका अशिक्षा बढ़ाना, यानी कि अशिक्षा बढ़ाना। ऑप्शन सी आपका अंधविश्वास फैलाना, ऑप्शन डी आपका प्रदूषण बढ़ाना। तो इसमें पूछा गया था कौन सा जो एक विज्ञान का, साइंस का एक लाभ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रोगों का उपचार। तो ये एक लाभ है, बेनिफिट है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रमुख गुण क्या है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रमुख गुण के बारे में पूछा गया है, तर्कशीलता, पक्षपात, अंधविश्वास, अफवाहों पर विश्वास। तो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तिनका प्रमुख गुण क्या है? तर्कशीलता। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तर्कशीलता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विज्ञान का दुरुपयोग किस समय को बढ़ा सकता है? पर्यावरण प्रदूषण को, शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य में सुधार, संचार सुविधा। तो विज्ञान का जो दुरुपयोग करेंगे तो कौन सी समस्याएं को बढ़ा सकती है? तो ये पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ा सकती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साहित्य का क्या मुख्य उद्देश्य है? केवल मनोरंजन, समाज का मार्गदर्शन एवं मानव जीवन का चित्रण, केवल धन कमाना या फिर केवल इतिहास बताना। तो इसका जो साहित्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज का मार्गदर्शन एवं मानव जीवन का चित्रण करना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समाज का मार्गदर्शन और मानव जीवन का चित्रण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, साहित्य समाज का दर्पण है, इस कथन का अर्थ क्या है? यानी कि साहित्य जो है समाज का दर्पण है, तो इस कथन का क्या अर्थ है? इस कथन का क्या मतलब है? और ये जो कथन है इसका क्या मतलब है? इस चीज़ के बारे में आपसे पूछा गया है। साहित्य जो केवल कल्पना है, साहित्य केवल कविताओं का संग्रह है, साहित्य समाज का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है, साहित्य केवल इतिहास है। तो साहित्य जो आपका है समाज का जो वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साहित्य समाज का क्या है? वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, साहित्य के माध्यम से क्या विकसित होता है? केवल शारीरिक शक्ति, केवल आर्थिक शक्ति, केवल राजनीतिक शक्ति, संवेदनशीलता एवं मानवीय मूल्य। तो साहित्य के माध्यम से जो आपका संवेदनशीलता और मानवीय मूल्य जो विकसित होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन साहित्य की प्रमुख विधा है? उपन्यास, गणित, रसायन विज्ञान या फिर भूगोल। तो इनमें से पूछा गया कौन सी जो साहित्य की प्रमुख विधा है? तो उपन्यास आपका हो जाएगा। इसमें और भी आते हैं जैसे कि आपका एकांकी हो गया, ये भी विधा है। एकांकी हो गया, उपन्यास हो गया,
उपन्यास और आपका है, और भी होते हैं, लेकिन ये आप फिलहाल आप 2 याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदि कवि किसे कहा जाता है, यानी कि हिंदी साहित्य के जो है आदि कवि किसे कहा जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को, महर्षि वाल्मीकि, सूरदास या फिर कबीरदास? तो हिंदी साहित्य के जो आदि कवि जो कहे जाते हैं महर्षि वाल्मीकि को कहे जाते हैं। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, साहित्य का कौन सा रूप गद्य की विधा है, यानी कि कौन सा रूप जो गद्य है, यानी कि गद्य आपका क्या होता है, एक होता है आपका गद्य यानी कि गद्य होगा, और जो एक होता है पद्य। तो कहानी जो होता है वो गद्य का होता है और पद्य जो होता है वो कविता का होता है, ठीक है। तो कौन सा रूप गद्य की विधा है, तो आपका कहानी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहानी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, साहित्य पढ़ने से क्या लाभ है, आप साहित्य को पढ़ते तो इससे क्या लाभ मिलता है? केवल मनोरंजन, केवल समय व्यतीत होता है यानी कि केवल समय बर्बाद होता है, केवल भाषा ज्ञान मिलता है, सिर्फ जो भाषा के बारे में जानकारी मिलती है, या फिर ज्ञान संवेदना एवं व्यक्तित्व का विकास होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञान संवेदना एवं व्यक्तित्व का विकास होता है साहित्य के पढ़ने से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता का मूल आधार क्या है? राष्ट्रीयता जो है इसका मूल आधार क्या है? राष्ट्र के प्रति प्रेम और निष्ठा, केवल भाषा, केवल धर्म, केवल क्षेत्र? तो राष्ट्रीयता का जो मूल आधार है वो राष्ट्र के प्रति प्रेम और निष्ठा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता को सबसे अधिक कौन सुदृढ़ बनाता है? आपसी भेदभाव, जातीय संघर्ष, विविधता में एकता या फिर क्षेत्रवाद? तो राष्ट्रीय एकता को सबसे अधिक कौन बनाता है? तो ये विविधता में एकता, यानी कि विविधता में एकता ये जो आपको अधिक सुदृढ़ बनाता है राष्ट्रीय एकता को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज ये किसका प्रतीक है? केवल स्वतंत्रता, राष्ट्रीय एकता, गौरव एवं सम्मान, केवल सरकार या फिर केवल संविधान? तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है ये राष्ट्रीय एकता और गौरव और सम्मान का प्रतीक है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकों को क्या संदेश देता है? भेदभाव, असमानता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व और क्षेत्रवाद? तो भारतीय संविधान जो नागरिक को क्या संदेश देता है? तो न्याय देता है, स्वतंत्रता देता है, समानता देता है एवं बंधुत्व देता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी गौरव का प्रतीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है 48 नंबर यानी कि 48 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भी आपके नेशनल फेस्टिवल होते हैं, राष्ट्रीय पर्व होते हैं, इनका क्या मुख्य उद्देश्य होता है? केवल अवकाश देना, केवल छुट्टी देना, केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना, केवल मनोरंजन करना, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करना? तो राष्ट्रीय पर्वों का जो मुख्य उद्देश्य होता है देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करना, यानी कि इनको मजबूत करना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान के बारे में आपसे पूछा गया। तो जन गण मन है, या फिर वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, या फिर ए मेरे वतन के लोगों? तो जन गण मन जो है आपका ये भारतीय राष्ट्रीय गान है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जन गण मन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक सच्चे नागरिक का प्रथम राष्ट्रीय कर्तव्य क्या होगा? यानी कि एक जो सच्चा नागरिक होगा तो उसका प्रथम जो राष्ट्रीय कर्तव्य क्या होगा? केवल अपने अधिकारों की मांग करना, संविधान एवं राष्ट्र का सम्मान करना, केवल कर देना, केवल मतदान करना? तो उसका जो पहला मतलब कर्तव्य बनेगा संविधान एवं राष्ट्र का सम्मान करना। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका यूनिट 2 जो कि AC 3 पेपर हिंदी था, जिसके हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन किए थे। और ये जो क्वेश्चन यानी कि जो कि मैंने आपके यूनिट 2 के सिलेबस से किए थे। और एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे कि पहले जो एग्जाम हो चुका है 2023 से 27 में AC पेपर हिंदी का, जिसमें कि आपके भी यूनिट 2 से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो इसलिए मैंने इसमें कम ही क्वेश्चन लिए, 85 क्वेश्चन लिए। तो आप लोग ज़्यादातर जो पढ़िएगा तो यूनिट 1 को अच्छे से तैयार कीजिएगा। और इसके बाद मैं जो अब टॉपिक वाइज MCQ कराऊंगा, यानी कि जो भी ग्रामर के टॉपिक्स है तो उसका मैं जो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, फिर उसके रिलेटेड आपके जो कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।